हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आई थिंक सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, वो हम करेंगे अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट प्लेसेंटा तक किया था। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो देख लेते हैं कि भाई एम्ब्रियो जो है उस पे ट्रोपोब्लास्ट के बाहर भी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती हैं। तो देख लेते हैं बेटा, 4 टाइप की होते हैं मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं। ये है कोरोनिक विली, ओके। डेवलपिंग फिटस, एम्ब्रियोनिक गट, चलो देखते हैं बेटा। एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। और ये है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है ना। और एम्ब्रियो जो है उसके बाहर जो ये लेयर है ये है एमनियन। जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कॉरियन, यॉर्क सैक, एलेंटिस, ठीक है। तो देखो कितनी लेयर हो गई हैं ये, एम्ब्रियो सैक है, एलेंटिस है, एमनियन है और क्या है, कॉरियन। तो ये क्या है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं। ये जो स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। तो ये कैविटी है जो प्रेजेंट है, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। 4 मेम्ब्रेन होती हैं जो एम्ब्रियो के बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कौन कौन सी लेयर उनका डेवलपमेंट करती है। तो हमने गैस्ट्रोलेशन पढ़ा था, गैस्ट्रोलेशन में हमने 3 जर्म लेयर को पढ़ा था और हमने कहा था कि जो 3 जर्म लेयर होती हैं हर एक जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन को बनाएगी। तो ये है फेथ ऑफ जर्म लेयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्टोडर्म जो है वो कौन कौन से बनाते हैं चीज़ें, मीज़ो क्या क्या बनाएगी, एंडोडर्म क्या क्या बनाएगी। तो एक्टोडर्म जो है ये एपिडर्मिस को बनाती है, स्किन का जो एपिडर्मिस का पार्ट है उसको एक्टोडर्म बनाता है। हेयर एक्टोडर्म से बनते हैं, नेल्स बनते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं ऑयल डक्ट वो भी इससे बनती हैं। एनामल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे टीथ का, तो ये भी कौन, एक्टोडर्म बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा रिलीज होता है। नेजल की कैविटी, हमारा नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूरॉन एंड न्यूरोगेलिया, ये सब क्या है, एक्टोडर्म ने बनाया है। आईज जो है उसमें लेंस जो है, मसल्स जो होते हैं हमारे सीलरी मसल्स उसको भी, आइरिस के मसल्स को भी, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, इन सब को बनाने का काम किसका है, एक्टोडर्म का। मीजोडर्म का क्या है फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करवाता है मीजोडर्म।
किस किस को, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, मेनली लूज कनेक्टिव टिश्यू का, टेंडन्स लिगामेंट सबको बनाता है ये, टेंडन्स लिगामेंट सबको बनाता है ये, स्मूथ मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। डर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन जो है उसका एपिडर्मल पार्ट जो है वो यही बनाता है। हार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी इसी से बनता है। किडनी, हमारा यूरेटर, स्क्लेरा, आइस के अंदर लेयर होती है, स्क्लेरा है, सीलरी मसल्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिर्फ किसको छोड़ करके, प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शन यही कर रहा है, मीजोडम। नेक्स्ट जो है वो है एंडोडम। एंडोडम जो है वो क्या है, एपिथेलियल लाइनिंग करता है माउथ के अंदर, ठीक है। पैलेट जो है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसका फॉर्मेशन करवाता है, टंग का फॉर्मेशन करवाता है। स्टेचियन ट्यूब जो हमने पढ़ा था ईयर के केस में, मिडल ईयर को ही बनाता है, इनर ईयर को बनाता है, गाल ब्लैडर को बनाता है, लीवर को बनाता है, पैनक्रियाज को बनाता है, सबका फॉर्मेशन करवाता है। एपिथेलियम जो है वो लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, वेजाइनल पार्ट में जो एपिथेलियम जो होता है वो भी हमारा एंडोडर्म से बनता है। थाइमस ग्लैंड को बनाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को बनाता है। तो ये जो है ये है हमारी कुछ एक फंक्शन हमारी 3 जर्म लेयर के, कि भाई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। नेक्स्ट एक बार कर लेते हैं फिर, पार्चुरेशन प्रोसेस। पार्चुरेशन प्रोसेस क्या होती है, और पार्चुरेशन प्रोसेस जो है उसको करवाने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, parturition, it is the डिलीवरी प्रोसेस। ये एक तरह से क्या होती है, डिलीवरी प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, डेवलपिंग फिटस एक्सपेल आउट from the womb of the mother। मतलब क्या है कि जो डेवलपिंग फिटस है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ से, जो मदर का वॉम था वहाँ से। तो कॉमनली तो डिलीवरी प्रोसेस कहा जाता है, वैसे हम उसको पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो नॉर्मली जो पार्चुरेशन प्रोसेस है वो कितने टाइम पीरियड में होती है, मतलब कितने टाइम के बाद पार्चुरेशन की प्रोसेस आती है। नॉर्मली 280 डेज या फिर 40 वीक लिख सकते हैं, ऐसे लिखा था हमने। 40 वीक जो है +-7, मतलब क्या है कि जो 40 वीक है उससे 1 वीक ज़्यादा हो सकता है या फिर 1 वीक कम का टाइम पीरियड हो सकता है। अब जो पार्चुरेशन प्रोसेस होती है वो कौन कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होती है, कौन कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होती है, ध्यान से समझना। जो डेवलपिंग फिटस है वो क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। कहाँ पर रिलीज करता है, मदर के ब्लड में। और जैसे ही मदर के ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन आया तो उसने किसको स्टिमुलेट किया, उसने स्टिमुलेशन किया किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसका किया, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन किया। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, 2 होते हैं ना, जो इसका पोस्टीरियर लोब है उसमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है भाई, मोर कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस की सेकेंड लेयर होती है मायोमेट्रियम, जिसमें क्या होते हैं स्मूथ मसल्स, तो उसका क्या है, ये हार्मोन क्या करवाता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो फिटस जो है उसके ऊपर उतना ही क्या है, फोर्स लगती है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा फोर्स लगती है। एक और हार्मोन रिलीज होता है वो है रिलैक्सिन। कौन सा है, रिलैक्सिन, नाम से लग रहा है ना। ये क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। किसका, डायलेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइनल पार्ट का। वेजाइनल पार्ट मतलब वेजाइना जो है
उसका ये डायलेशन करवाता है। ऊपर से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे वेजाइना क्या है, डायलेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो फिटस जो है वो आसानी से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो सकता है। ओके, तो ये प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी हो गई, जनरली देखो ये देखो कि जब सबसे पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। इसने क्या स्टार्ट कर दिया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब वो पेन हो रहा है तो उसको फर्स्ट लेबर पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेबर पेन। और वो क्या होता है, पहले वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, उसके बाद वो ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, लेबर पेन। और जब क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब अब एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है, स्मूथ जो मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब अब डिलीवरी प्रोसेस बिल्कुल होने ही वाली है। नॉर्मली क्या है कि जब ये प्रोसेस होती है एक्सपेल आउट होने की, तो मेनली टाइम कितना लगता है, उसको 20 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 20 मिनट का, फिटस को एक्सपेल आउट होने के लिए। एक्सपेल आउट, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक्सपेल आउट, बाहर जाने के लिए 20 मिनट का टाइम, मैक्सिमम 20। ये जो है ना लेबर पेन, ये तो कितना भी टाइम हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उस फीमेल के ऊपर कि उस फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या है। बट अगर क्या है कि एक बार यूट्रस जो है वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो गया और जो डेवलपिंग फिटस जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो गया, तो हेड पार्ट जो है वो क्या है, जो वेजाइनल, जिसको केनाल, बर्थ केनाल बोलते हैं, वहाँ से जो हेड पार्ट है वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो अगर वो वाली कंडीशन आ चुकी है तो विद इन 20 मिनट ये क्या है, एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल होता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कुछ वो कंडीशन जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है मदर के लिए भी, और जो उसका बेबी है उसके लिए भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है। अगर किसी किसी मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल काफ़ी डाउन हो और वो रिलीज़ हो ही नहीं रहा है, लेबर पेन हो ही नहीं रहा है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर जो है वो उसको आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट करवाते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या है, लेबर पेन इंड्यूस करवाया जा सकता है। बट कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन से भी फीमेल की बॉडी जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में, या फिर और बहुत सारे केस में जो बेबी है उसकी कंडीशन को देखते हुए, मदर जो है उसकी कंडीशन को देखते हुए कि भाई पहले कोई डिजीज़ तो नहीं है या फिर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिससे क्या है इसके ऊपर नॉर्मल डिलीवरी में फ़र्क पड़ सके, वो सारी चीज़ें देखकर फिर क्या करवाई जाती है, सर्जरी। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो मदर या बेबी के लिए नॉर्मल नहीं होगी तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो रिस्क नहीं लेते हैं, तो सर्जरी के लिए एडवाइस देते हैं। तो ये है पार्चुरेशन प्रोसेस। अब एक और देखो, लैक्टेशन या फिर लैक्टेशनल टाइम पीरियड। लैक्टेशन क्या होता है या फिर लैक्टेशनल टाइम पीरियड क्या होता है। अब लैक्टेशन क्या होता है, ये क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी मदर सिक्रीट मिल्क, मदर क्या करती है, मिल्क को रिलीज करती है अपने बेबी के लिए, तो वो उसका टाइम पीरियड लैक्टेशनल टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, लैक्टेशनल टाइम पीरियड होता है वो उसका। जब मदर क्या करती है, जब फर्स्ट टाइम पर जब मदर ने क्या किया, मिल्क को रिलीज किया, तो उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। और वो कैसा होता है, येलोइश कलर का मिल्क होता है, फ्लूइड होता है येलोइश कलर का। तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, फैट के कंटेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे को इम्यूनाइज कर सकती हैं। तो क्या है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट मिल्क तो है ही नेसेसरी, उसके 6 मंथ तक
जब डिलीवरी हो जाती है तो पहले 6 मंथ जो होते हैं उस टाइम पीरियड तक बेबी को मदर का मिल्क जो है वो ज़रूर देना चाहिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे, इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो ये लैक्टेशनल टाइम पीरियड में क्या है कि मदर जो है जब डिलीवरी के बाद वो क्या कर रही है, मिल्क को रिलीज़ कर रही है, सिक्रेट कर रही है, ठीक है, अपने बेबी के लिए कर रही है ऐसा। तो देखो मिल्क जो है वो मदर के अंदर कब से बनना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोडक्शन जो है ऑफ मिल्क मेमरी ग्लैंड में कब से शुरू हो जाता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन 5th मंथ से शुरू हो जाता है। कब से शुरू हो जाता है, 5th मंथ से, बट वो उस टाइम पे रिलीज़ नहीं होता, वो रिलीज़ नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल क्या है, ज़्यादा, और प्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा लेवल होता है तो रिलीज़ नहीं हो पाता। मिल्क को रिलीज़ करवाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है, तो इसका लेवल ज़्यादा है। जैसे ही डिलीवरी प्रोसेस होती है, आफ्टर डिलीवरी, अब डिलीवरी प्रोसेस हो गई तो क्या कर देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उससे कट कर देते हैं, तो यूट्रस जो है, तो फीमेल का क्या है, जो यूट्रस है वो एकदम से क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो तो एकदम से क्या हो गया, डाउन हो गया, कटिंग हो गई, डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, प्रोलैक्टिन काम करना स्टार्ट करता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है तब ये काम करता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो चलो रेगुलर चल ही रहा है, बट क्या करता है, एक शकिंग प्रोसेस जब होती है तो बेबी क्या करता है, जब मदर को ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो तब एक और हार्मोन रिलीज होता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड जो है उसमें फिर से कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और मिल्क जो है, मिल्क को रिलीज होने में हेल्प करता है। मतलब शकिंग प्रोसेस जब कर रहा है बेबी तो ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो रहा है और प्रोलैक्टिन तो हो ही रहा था, प्रोडक्शन करवा रहा है, सेक्रेशन करवा रहा है, तो मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, तो जनरली क्या है, इन हार्मोनल चेंज की वजह से ही क्या होता है फिर लैक्टेशनल टाइम पीरियड। और जनरली जब तक ये लैक्टेशन टाइम पीरियड रहता है अबाउट 6 मंथ, या फिर कई बार क्या होता है 6 to 8 भी हो सकता है, या फिर 1 ईयर भी हो सकता है किसी किसी फीमेल में, तो उस टाइम तक क्या होता है, फीमेल के अंदर एग नहीं बनता है, फीमेल के अंदर एग नहीं बनता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसमें नहीं होती है। तो एक तरह से ये भी क्या है, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब उस टाइम पर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट मिल्क बता रही थी कि फर्स्ट मिल्क जो है मदर का वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क रिलीज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर। तो कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क है, कोलेस्ट्रॉम क्या है, फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट मिल्क जो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है मदर के मेमरी ग्लैंड से आफ्टर डिलीवरी, मेमरी ग्लैंड से डिलीवरी के बाद। तो जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर फर्स्ट मिल्क जो है वो रिलीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉम। तो जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये क्या होता है, येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश कलर का होता है और काफ़ी थिक होता है, काफ़ी थिक होता है। प्रोटीन इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन ज़्यादा, लाइक केसीन प्रोटीन या फिर लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्टोप्रोटीन, ये सब इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फैट के कंटेंट जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं और बहुत सारे इम्यूनोग्लोब्युलिन भी होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो है वो होता है IgA। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये है कोलेस्ट्रॉम। अब एक बार नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें करना है डेवलपमेंटल चेंजेस इन एम्ब्रियो, कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जायगोट बन गया, तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब से लेकर के और जो पूरा जेस्टेशन टाइम पीरियड है 9 मंथ का,
तो क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस टाइम पीरियड पे कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो पूरा टाइम पीरियड है वो हमारा 40 वीक का होता है, पूरा जेस्टेशन टाइम पीरियड। तो हर एक वीक में कैसे चेंजेस आते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में क्या चेंज आएंगे, फर्स्ट वीक में सबसे पहले फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा। फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा और जनरली क्या है, ज़ाइगोट बनने के 24 घंटे के बाद ये शुरू हो जाता है। सेकेंड वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक के अंदर फर्स्ट वीक में ज़ाइगोटिक डिवीज़न हो जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए हमने टाइम पीरियड कितना बताया था अपना, लगभग 6 से 10 दिन तक का टाइम पीरियड बताया था, और एग्जैक्ट पूछे तो 7 डे पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। सेकेंड वीक में क्या होगा गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब गैस्ट्रुला बन गया, 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। थर्ड वीक पे क्या होता है, वोमेन जो है उसके पीरियड जो है वो स्टॉप, मतलब कुछ उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो पीरियड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का, अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो फिटस है उसकी बैकबोन बननी स्टार्ट होती है। सबसे पहले थर्ड वीक पे बैकबोन बननी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वीक पे क्या होता है, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिफ्थ पे क्या होता है, ब्रेन जो है बनना तो यहाँ शुरू हो गया था, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, लिम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट जो है, हार्ट का अनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ वीक पे आईज, ईयर ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, शेप आनी शुरू हो जाती है। सेवन्थ वीक पे क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे वो सारे बनने शुरू हो जाते हैं। फेस जो है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एग्जैक्ट जो शेप आनी है उसकी, आईज, माउथ, टंग ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 12th वीक पे क्या होता है, फिटस जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है। 12th वीक आने तक फिटस जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है बनके। उसके बाद 24 वीक तक, मतलब 12 से लेकर के 12 वीक में पूरा हो गया ना कंप्लीट, तो 24 तक अब आगे डेवलपमेंट चल रहा है। 24 वीक में उसकी आईलिड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन, क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। 28 वीक में क्या होगा, बेबी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, मूव करने लग जाता है, और जब मूव करता है तो उसकी ग्रोथ होती है उस टाइम पे। उसके बाद है फिर 30 वीक पे क्या होता है कि बेबी मूव कर करके जो हेड वाला पार्ट है वो डाउन में आ जाता है, रेडी हो जाता है डिलीवरी प्रोसेस के लिए। उसके बाद है फिर 40 वीक जब आता है तो क्या है, 40 वीक में +7 -7 मतलब 1 वीक पहले या 1 वीक के बाद डिलीवरी जो है वो हो सकती है। तो ये था डेवलपमेंटल चेंजेस इन एम्ब्रियो। अब कुछ एक डिसऑर्डर कर लेते हैं मेल और फीमेल के, जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट जो है, पहले मेल के करते हैं। डिसऑर्डर रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है BPH इज द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी। अब देखो इसका मतलब क्या है, हाइपरट्रोपी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना। तो कई बार क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, वो क्या हो जाती है, अनलार्ज हो जाती है। और उसके अनलार्ज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हाइपरट्रोपी हो गई तो साइज उसका बढ़ गया, अनलार्ज हो गई। इसके अनलार्ज होने से यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है, तो इसका साइज़ बढ़ा, तो प्रेशर कहाँ लगा, यूरिनरी ब्लैडर पे लगा। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है, और जनरली क्या होता है इसकी वजह से किडनी पे भी बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। तो किडनी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी डैमेज तक हो सकती है। तो ये डिसऑर्डर जो है वो है BPH। सेकेंड जो है, सेकेंड डिसऑर्डर वो है प्रोस्टेटिक कैंसर।
या फिर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, अब जनरली क्या होता है, कई बार मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी एक स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, नॉन कैंसरस। बट अगर काफ़ी टाइम हो जाए और उसमें क्या है, इन्फेक्शियस फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाए तो वो चेंज हो जाता है किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, जो कि कैंसरस ट्यूमर होता है। तो जनरली प्रोस्टेट के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर बन जाता है, सो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर भी बोल सकते हैं उसको। थर्ड है ADAM इज द एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, जैसे जैसे मेल में एज बढ़ती है वैसे वैसे एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। जैसे फीमेल में मेनोपॉज होता है एक तरह से वही है, बट मेल के अंदर ये नहीं है कि स्पर्म बनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये प्रोसेस काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो गया है। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं इट इज़ द मेनोपॉज ऑफ द मेल। मेल का मेनोपॉज है, एज के अकॉर्डिंग होता है, हार्मोन का लेवल डाउन हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। नेक्स्ट जो है वो है इम्पोटेंसी। अब इम्पोटेंसी क्या होता है, इम्पोटेंसी मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ मेल टू होल्ड द इरेक्शन ड्यूरिंग द कंप्लीट टाइम ऑफ द इंटरकोर्स। मतलब क्या है कि जब इंटरकोर्स हो रहा है मेल में, मेल फीमेल में जब इंटरकोर्स हो रहा है तो मेल जो है वो क्या है, होल्ड नहीं कर पाता अपना इजैक्यूलेशन, जो इजैक्यूलेशन होना है तो इंटरकोर्स का जो पूरा टाइम पीरियड है तो होल्ड नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को इम्पोटेंसी कहा जाता है। इनस्टेरिलिटी, सॉरी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी क्या होती है कि जो स्पर्म जो है मेल के अंदर वो एग के साथ फर्टिलिटी करने में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। मतलब स्पर्म जो है क्या है, उनकी क्वालिटी जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब स्पर्म जो है वो नॉर्मल तरीके के नहीं है, कुछ एबनॉर्मल हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो एग के साथ फ्यूज़न नहीं कर सकते हैं, फीमेल कंसीव नहीं कर सकते इस केस में। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोसेल। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूनिका वैजिनलिस लेयर होती है, ट्यूनिका वैजिनलिस पढ़ा था टेस्टिस में, तो उसमें क्या होता है फ्लूइड जो है उसका रिटेंशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड उस लेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम और पेन होता है मेल को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इंज्वाइनल हिर्निया, ये हमने पहले भी किया था। इंज्वाइनल हिर्निया, इंज्वाइनल हिर्निया में क्या होता है, इंज्वाइनल कैनाल जो होती है, इंज्वाइनल कैनाल जो है एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारी टेस्टिस जो होते हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे ही 7 मंथ होता है जब फिटस का डेवलपमेंट होता है तो वो डिसेंड हो जाती है, स्क्रोटम में आ जाती हैं। उसके बाद जो इंज्वाइनल कैनाल है वो क्लोज हो जाते हैं, बट कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है वो क्लोज नहीं हो पाती है, वो ओपन रह जाती हैं। ओपन रह जाती हैं तो उनका जो एक मास जो होता है वो सारा स्क्रोटम के ऊपर आकर के स्क्रोटम में ही क्या हो जाता है, वो एक तरह से पूरा मास नीचे लटक जाता है। ये भी एक तरह से क्या होती है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है मेल के केस में। ठीक है, तो इंज्वाइनल हिर्निया बोलते हैं उसको। एक जो है डिसऑर्डर मेल में वो है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि मेल के अंदर जो स्पर्म है, मेल में जो स्पर्म है वो क्या है, काफ़ी कम है। मतलब जो सीमन रिलीज़ हो रहा है उस सीमन के अंदर स्पर्म का नंबर काफ़ी कम है। जैसे कि हमने कहा था 200 से 300 मिलियन होते हैं, उनमें से 60% नॉर्मल होते हैं, 40 एबनॉर्मल होते हैं, विगरस होते हैं। तो अब ये जो केस होता है इसमें क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया में मेल के अंदर ऑलरेडी ही स्पर्म का नंबर बहुत कम है, और बहुत कम में से भी कुछ एक नॉर्मल होंगे, कुछ एक एबनॉर्मल, और उनमें से भी कुछ एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गए और वहाँ पर डेथ हो गई, बैरियर आ गए बहुत सारे। तो इस केस में भी क्या होता है, काफ़ी कम चांस होते हैं कि फीमेल जो है वो बेबी कंसीव कर पाएगी। एक होता है एजूस्पर्मिया,
एंजियोस्पर्मिया। अब एंजियोस्पर्मिया होता क्या है? एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म जो हैं वो हैं ही नहीं, बन ही नहीं रहे, बिल्कुल ना के बराबर बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एंजियोस्पर्मिया। ओके, तो ये थे कुछ एक डिसऑर्डर मेल के केस में जो कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो आप एक बार इनको देख लो, नोट कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो हम डिसऑर्डर अभी पढ़ेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखा जाता है, और जनरली क्या है कि जब ये कैंसर देखा जाएगा तो 30 की एज के बाद ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 30 की एज से पहले काफ़ी कम चांस होते हैं, और मेनली चांस कब होते हैं? जब मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल के अंदर स्टॉप हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब ये कंडीशन आ सकती है, लम्प्स बन जाते हैं मैमरी ग्लैंड के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या है कि सिस्ट बना लेते हैं। शुरुआत में क्या होती है? नॉर्मल होती है, तो बिनाइन कैंसर बोल सकते हैं उसको, बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं, सॉरी कैंसर नहीं, बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं। बट जैसे 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 बहुत टाइम बीत जाएगा तो इन्फेक्शन उसमें फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, अब क्या ट्रीटमेंट क्या होता है इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल सा ही होता है कि मैमरी ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड जो है वो है सर्वाइकल या फिर सर्विक्स कैंसर। अब देखो ये जो सर्विक्स कैंसर है ये कैसी होती है? अननोटिस्ड कैंसर होती है, क्योंकि क्या होता है प्रॉपर तरीके से जो सर्विक्स वाला पार्ट है अगर उसको हाइजेनिक कंडीशन ना मिले तो वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है तो उसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पर नोटिस नहीं कर पाते हम उस चीज़ को, बट जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, तब उस चीज़ का पता चलता है। थर्ड जो है वो है ओफोरोसाइटोसिस। अब देखो ये क्या होता है ओफोरोसाइटोसिस? इट इज़ द ओवेरियन सिस्ट। क्या है? ओवेरियन सिस्ट। तो ये जो है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चली हुई है आज के टाइम पे ओवेरियन सिस्ट की, मतलब ओवरी जो है उसमें सिस्ट बन जाती है। अब ओवेरियन सिस्ट जो है वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है फॉलिक्यूलर सिस्ट, एक होती है फॉलिक्यूलर, और दूसरी होती है ल्यूटियल सिस्ट। मतलब एक तो क्या है कि जब एग बन रहा है तो एग बनता जा रहा है, साइज़ बड़ा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा साइज़ बड़ा हो गया कि LH रिलीज़ नहीं हुआ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था? रप्चर कर रहा था, तो वो रिलीज़ बहुत कम हुआ, उसकी वजह से वो रप्चर नहीं हो पाया। तो एज इट इज़ क्या है, उसका मास बढ़ता गया, वेट बढ़ता गया, साइज़ बढ़ता गया, और एक सिस्ट बन गई वो, ठीक है। दूसरी सिस्ट होती है ल्यूटियल, मतलब क्या हुआ कि एग जो है वो रप्चर हो गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया, रिमेनिंग बॉडी जो है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो अगर वो बॉडी डिजेनरेट ना हो, उसको भी तो होना था ना, अगर ना हो तो वो भी सिस्ट बन सकती है, ल्यूटियल सिस्ट। वैसे जो ये सिस्ट की प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्ट अपने आप बन भी जाती हैं और अपने आप वो रिमूव भी हो जाती हैं। बट अगर रेगुलर चेकअप होता रहे और अपनी बॉडी को मेंटेन करती रहे फीमेल, तो ये कंडीशन जो है ये कोई बड़ा कोई डिसऑर्डर नहीं है, फीमेल जो है वो उसको नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है। बट अगर इस चीज़ को नोटिस ना किया जाए, बहुत टाइम निकल जाए, तो ये आगे कैंसर में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ओफ्रोटिस। ये क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन इन द ओवरी। अब क्या होता है, ओवरी के अंदर लगातार पेन होता रहता है, इन्फ्लेमेशन होती रहती है, ये भी कोई ना कोई इंटरनल इन्फेक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी।
अब देखो ये प्रेगनेंसी क्या होती है, मतलब प्रेगनेंसी तो है, फ्यूज़न तो हो गया, बट क्या हुआ, एक्टोपिक। एक्टोपिक का मतलब क्या है कि भाई यूट्रस में जाना था ना उसको, एम्ब्रियो को, बट वो यूट्रस में नहीं पहुंचा, वो यूट्रस को छोड़ करके और किसी जगह पे जा करके इम्प्लांट हो गया, मतलब चिपक गया। तो ये क्या है, कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ सकती हैं। तो अगर टाइम से उसका पता चल जाए तो भाई उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और अगर ना पता चले तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ये एंडोमेट्रियम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस की थर्ड लेयर होती है, उसी की वजह से क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसी के ऊपर क्या है, इम्प्लांटेशन होता है। बट कई बार क्या होता है कि उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो यूट्रस से भी बाहर दिखना शुरू हो जाती है, ग्रोथ इतनी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव पेन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्बेंस आती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं हम इसको, थिकनेस ज़्यादा हो गई एंडोमेट्रियम की। नेक्स्ट जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर, तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है एमेनोरेजिया, एक होता है डिसमेनोरेजिया, और एक होता है मेनोरेजिया। ओके, देखते हैं क्या क्या है। एमेनोरेजिया का मतलब क्या है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उस फीमेल के अंदर मेंसेस नहीं हो रहे हैं। दूसरा डिसमेनोरेजिक, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल रही है, मेंसेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग फेज आ रहा है, बट बड़ा पेनफुल है, बहुत पेन होता है उसको। थर्ड जो है वो है मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इस केस में फीमेल में। एक लास्ट डिसऑर्डर जो है फीमेल का वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नाम से लग रहा है ना, इनफर्टिलिटी मतलब भाई फीमेल जो है वो क्या है, फर्टाइल नहीं हो सकती है, फर्टिलिटी शो नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एग नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, अगर ओव्यूलेशन नहीं है, एग नहीं है, तो फ्यूज़न किसका होगा भाई, किसी का भी नहीं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी आ जाती है फीमेल में। बहुत सारे कारण के हो सकते हैं इसके, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, या कोई अदर डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये हमने किए हैं फीमेल से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको अगर पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स आगे देखने हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हमारी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर कोई नया बच्चा पहली बार चैनल पे आया है तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और देखना ना भूलें हमारे आने वाले न्यू अपडेट्स। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, एंड बाय बाय।